नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। यानी इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके विकास से संबंधित तथ्य जो है वो हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कई संकल्पनाएं हैं, कई परिकल्पनाएं हैं जिसके बारे में हमें जो है पढ़ना है। परिकल्पना एक ऐसी चीज होती है जिस तथ्य को हमने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, लेकिन हम उस तथ्य से संबंधित जानकारी है वो अपने दिमाग के आधार पर या अपने विचारों के आधार पर जो है वो देते हैं, उसे हम परिकल्पना कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सबसे पहली जो आधुनिक तर्कपूर्ण संकल्पना थी वो दी थी कास्ते द बफर ने। एक विद्वान थे कास्ते द बफर, उन्होंने 1749 में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित पहली परिकल्पना दी थी। उसके बाद अनेक परिकल्पनाएं हैं वो सामने आई और लोगों ने अपने विचार देने प्रारंभ किए, जिसमें कई विद्वानों ने अपनी परिकल्पनाओं को है वो सामने रखा। इनमें उत्पत्ति संबंधी जो संकल्पनाएं हैं, जो जितने भी विचार हैं, उन्हें दो भागों में रखा गया, अद्वैतवादी और द्वैतवादी। फ्रेंड्स, इससे संबंधित विचार हैं वो काफी आते हैं, प्रश्न काफी आते हैं। अद्वैतवादी संकल्पना कौन सी है और द्वैतवादी संकल्पना कौन सी है, तो हमें इसकी जानकारी रखनी है। छोटे प्रश्न ऐसे ही आते हैं। अद्वैतवादी संकल्पना, अद्वैतवादी संकल्पना वह संकल्पना होती है जिसके अनुसार किसी एक पिंड से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, जबकि द्वैतवादी संकल्पनाएं वे संकल्पनाएं होती है जिसमें एक पिंड यानी सूर्य के अतिरिक्त कोई अन्य पिंड भी मौजूद था। इन दोनों पिंडों के कारण है वो, या फिर दो से अधिक पिंडों के कारण है, विशेषकर दो पिंडों के कारण है वो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो अद्वैतवादी एकमात्र एक ही पिंड से, अद्वैतवादी दो पिंडों से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ऐसी संकल्पनाएं हैं। अद्वैतवादी संकल्पनाओं में सबसे पहला विचार है कांट का। इमैनुअल कांट ने सबसे पहले है वो अद्वैतवादी संकल्पना दी थी और उनकी संकल्पना का नाम है वो है वायव्य राशि संकल्पना। इनका मत सबसे पहला लोकप्रिय मत था। दूसरा विचार है वो लाप्लास ने दिया था। लाप्लास की जो परिकल्पना है वो निहारिका परिकल्पना है। याद रखिएगा, कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना दी थी, लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना दी थी। जो वायव्य राशि परिकल्पना थी उसका ही सुधारा हुआ रूप निहारिका परिकल्पना थी। लाप्लास ने बताया कि ब्रह्मांड में एक तस्त्री नुमा निहारिका है, वह घूम रही थी और उसी के कारण है वो ब्रह्मांड का निर्माण या सौर मंडल का निर्माण हुआ था। इन दो अद्वैतवादी परिकल्पनाओं के बाद द्वैतवादी परिकल्पनाओं का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे पहले द्वैतवादी परिकल्पना दी थी चैम्बरलिन। मोल्टन इनके साथ थे। चैम्बरलिन ने पहली परिकल्पना दी थी जिसे ग्रहाणु परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जेम्स जीन्स ने परिकल्पना दी थी। जेफरीज ने भी इसका समर्थन किया था। ये चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार ही दो तारों से पृथ्वी का निर्माण माना है। जेम्स जीन्स ने माना कि एक तो सूर्य था ही, सूर्य के अतिरिक्त कोई दूसरा तारा है जो अपनी परिक्रमा पथ पर भ्रमण करता हुआ सूर्य के पास आया, उसमें ज्वार उत्पन्न हुआ, उससे एक फिलामेंट निकला और उसी से सौर मंडल का निर्माण हुआ। रसेल ने भी द्वैतारिक परिकल्पना दी है। अमेरिकी विद्वान ओटो स्मिड ने भी अंतरतारक धूर परिकल्पना दी है। होयल एवं लिटिलटन, इन्होंने भी द्वैतारक परिकल्पनाएं दी है। तो हमें ध्यान रखना है, चैम्बरलिन, जेम्स जीन्स, रसेल, ओटो स्मिड और होयल व लिटिलटन, इन्होंने द्वैतारक परिकल्पना है वो दी है। इसमें कार्ल वाइजास्कर भी थे जिन्होंने इन परिकल्पनाओं को समर्थन किया था। तो हमें यही ध्यान में रखना है कि कौन सी
अद्वैतवादी है और कौन सी द्वैतवादी है, इनसे संबंधित प्रश्न है वो ही पूछे जाते हैं। उत्पत्ति एवं विकास की सबसे महत्वपूर्ण परिकल्पना है जो वर्तमान में मानी जाती है और मान्य है, वो है आधुनिक सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का महाविस्फोट सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक है वो जॉर्ज लेमेंटर थे। उन्होंने 1894 से 96 तक इस विचार पर है वो कार्य किया था। उसके बाद जो विस्तृत व्याख्या है वो रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में की थी। इस परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण है वो एक विस्फोट के दौरान हुआ और उसकी वजह से ब्रह्मांड है उसका विस्तार हुआ। इसकी परिकल्पना का एक और तथ्य आता है जो दिया था एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल ने एक विचार दिया था। उन्होंने कहा था ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एडविन हब्बल ने 1920 में एक विचार दिया था। उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसके पश्चात यह परिकल्पना और अधिक जो है अस्तित्व में आई और अधिक मान्य हुई। उसने बताया जिस प्रकार गुब्बारे पर जो नीले लाल धब्बे होते हैं, यदि गुब्बारे को फैलाया जाए तो वो फैलते जाते हैं धब्बे, वैसे ही ब्रह्मांड है वो फैल रहा है। इस विचार के बाद इस परिकल्पना को और अधिक गति मिली। बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत कुछ अवस्थाएं हैं जिसके दौरान ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। पहली अवस्था है एकाकी परमाणु अवस्था, यानी ब्रह्मांड के अंदर एक ही परमाणु मौजूद था। उस समय आयतन एकदम सूक्ष्म था, तापमान और घनत्व अनंत था। यानी पहली अवस्था के अंदर एक ही परमाणु था, आयतन सूक्ष्म था, ताप एवं घनत्व अनंत था। ये पहली परमाणु अवस्था थी। बाद में धीरे धीरे जब परमाणु उसकी तरफ आकर्षित हुए गुरुत्वाकर्षण की वजह से, तो अनेक परमाणुओं का जो समूह बन गया, उसका विस्फोट हुआ। इसे बोलते हैं विस्फोट की अवस्था। यह घटना 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। एनसीईआरटी के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी, जबकि ज्योग्राफी की किताब सविंदर सिंह जो है भूआकृति विज्ञान, उसमें 15 अरब वर्ष पहले है, उसके आसपास मानी गई है। विस्फोट की अवस्था 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। इसमें सेकंड के कुछ ही अल्पांश में विस्फोट हुआ था और इस विस्फोट के दौरान जो पहले 3 मिनट थे उसमें परमाणु का निर्माण हुआ। तो ये विस्फोट की अवस्था थी। उसके बाद तीसरी अवस्था जो आती है वो आती है ब्रह्मांड के निर्माण की अवस्था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। हमें वही पढ़ना है, यानी ब्रह्मांड का निर्माण है, उसी के निर्माण के साथ पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। तो विस्फोट के 3 लाख वर्षों के दौरान जो है वो तापमान गिरता चला गया। पहले 3 लाख वर्ष में 4500 केल्विन तापमान गिरा। उसके बाद धीरे धीरे परमाणुओं का निर्माण प्रारंभ हुआ। परमाणुओं के निर्माण के बाद पिंडों का निर्माण हुआ और इन्हीं पिंडों के निर्माण से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। बिग बैंग थ्योरी आज तक है वो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। तो फ्रेंड्स, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सामान्य जानकारी है। ये सारी जो परिकल्पनाएं हैं वो अलग अलग हैं। ये सारी परिकल्पनाएं हैं जो अलग अलग है, जो ना तो 11th के लिए काफी महत्वपूर्ण, ना ही लैब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण। तो ब्रह्मांड के निर्माण के बाद अन्य जो तारे हैं, पृथ्वी है, उनका विकास कैसे हुआ उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम वही चीजें पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आने के लायक है। तारों का निर्माण। फ्रेंड्स, एक जो आकाश गंगा होती है उसका आकार 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष तक होता है। यह जो दूरी है, तारों के मध्य की दूरी है, वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष में जो ग्रहों के बीच की दूरी मापने की इकाई है। तो अकेली आकाशगंगा का आकार है वो 80,000 से लेकर 1,50,000
प्रकाश वर्ष के मध्य हो सकता है। तारों का निर्माण है वो किस प्रकार हुआ वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो निर्माण है आकाशगंगा का है वो हाइड्रोजन गैस के बादल संचयन से होता है। यानी सबसे पहले आकाशगंगा में जो पिंड बनते हैं हाइड्रोजन गैस के बादल संचयन द्वारा बनते हैं और बादल संचयन के कारण ही निहारिका का निर्माण होता है। अब जो निहारिका के अंदर जो गैसीय झुंड विकसित होते हैं, ये गैसीय झुंड है वो बाद में क्या बन जाते हैं, तारे बन जाते हैं। यानी सबसे पहले आकाशगंगा में हाइड्रोजन गैस के बादलों का संचयन होता है। इन बादलों के संचयन से गैसीय झुंड बनते हैं और यही गैसीय झुंड बाद में गैसीय पिंड बन जाते हैं और इन्हीं पिंडों से तारों का निर्माण होता है। 5 से 6 अरब वर्ष पहले है वो ऐसे तारों के निर्माण की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हुई थी। हमारा सूर्य भी एक तारा है। कुछ तारों का स्वयं का प्रकाश होता है, कुछ तारों का प्रकाश स्वयं का नहीं होता बल्कि वे दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। ऐसे ही ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, यही निहारिका बनी जो गैसीय झुंड विकसित हुए। ये गैसीय झुंड गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसमें आपस में पास पास आए और इन बादलों में क्रोड यानी आंतरिक भाग का निर्माण हुआ। अब इस क्रोड के चारों ओर गैस और धूलकण के बादल घूमते रहे जिसकी वजह से गैसीय तस्तरी विकसित हुई। ये तस्तरी है वो उसका निर्माण हुआ। अब इस तस्तरी के अंदर क्रोड है और क्रोड के चारों ओर गैस और धूलकण के छोटे छोटे बादल है वो घूम रहे हैं। इन बादलों में परस्पर गुरुत्वाकर्षण से है वो छोटे गोलों का निर्माण हुआ। ये गोले ही बाद में ग्रहाणुओं के रूप में विकसित हुए यानी ग्रहों के अणु। अब अनेक ग्रहाणुओं के संवर्धित होने से ग्रह बन गए और ग्रहों के बाद जैसे जैसे ग्रह बन गए वैसे ही हमारे सौरमंडल का और अंतरिक्ष में अन्य सौरमंडलों का विकास है वो हुआ। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया से ग्रह बने। हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, जैसे हमारी पृथ्वी भी ग्रहों के निर्माण में ग्रह ही थी यानी वैसे ही ग्रह बना। अब ये ठंडी कैसे हुई, गर्म चट्टानी गोला था, सारे ग्रह जैसे ठंडे हुए वैसे ही पृथ्वी का तापमान है वो धीरे धीरे कम होता गया और ये ठंडी होने लगी। शुरुआत में इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का वायुमंडल था। धीरे धीरे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई इसके वायुमंडल में परिवर्तन हुआ और अंत में जो है वह जीवन का विकास हुआ। वर्तमान मानव है वो आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले अस्तित्व में आए थे। इससे पहले जो मानव थे हम उन्हें आदि मानव की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। यानी आधुनिक मानव जो कि पूर्ण रूप से सभ्यता में रहने लगे थे वो 10,000 वर्ष पहले है वो अस्तित्व में आए थे। चंद्रमा के निर्माण के संदर्भ में जॉर्ज डार्विन का मत है, सन 1838 में दिया था। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पहले एक पिंड के रूप में थी, लगातार जो है इसमें जो घूर्णन हो रहा था जिसकी वजह से एक डंबल में परिवर्तित हो गई। यानी जो किनारों से मोटा हो गया, बीच में से पतला हो गया और ये डंबल टूट गया। टूटने की वजह से चंद्रमा का निर्माण हुआ। जिस भाग से टूटा वहां पर प्रशांत महासागर है, ऐसा मानते हैं डार्विन। लेकिन चंद्रमा के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है, जो सिद्धांत है वो है द बिग स्प्लिट यानी एक महान टकराव। यानी हमारी पृथ्वी से, पृथ्वी के आकार से लगभग आकार जितना बड़ा है उससे 3 गुना बड़ा है वो टुकड़ा आकर पृथ्वी से टकराया। टकराने की वजह से पृथ्वी का कुछ हिस्सा है वो हटकर अलग हो गया। ये घटना 4.44 अरब वर्ष पहले हुई थी। जो हिस्सा अलग हो गया उसी हिस्से ने बाद में जो है इसी प्रक्रिया के माध्यम से है वो चंद्रमा का स्वरूप है वो ग्रहण कर लिया। इस प्रकार चंद्रमा का निर्माण हुआ। फ्रेंड्स, ये है तारों का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण, ग्रहों का निर्माण, चंद्रमा का निर्माण, महत्वपूर्ण चीजें हैं। पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ इसके संदर्भ में भी हम आपके सामने वीडियो बनाएंगे और जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये है पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास से संबंधित। इसमें सिर्फ केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, उनको ही आपके सामने रखा गया है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा इसके संदर्भ में हमें जरूर बताइएगा। जल्दी प्रस्तुत होंगे आपके सामने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।